Assalamu alaikum dear students, myself Dr. Zahid Nazir. Dear students, today we will discuss about the application of biology in the welfare of mankind. Dear students, in previous classes आपने 9th क्लास में पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी इन द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जिसमें आपने डिस्कस किया था कि बायोलॉजी का रोल in the field of nutrition, in the field of agriculture, as well as for the maintenance of or we can say that for the approval of the living standard. याद रखिएगा, बायोलॉजी हमारी लाइफ के हर स्टेप में, हमारी लाइफ के हर पॉइंट पर, हर एक लेवल पर हमें गाइड करती है और हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है बायोलॉजिकल नॉलेज। जिस तरह आप देखें अगर, तो हमारे पास इन केस ऑफ इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिएशन बायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। जब हमें पता होगा कि हमें कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल नीडेड हैं, कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल की हमारी बॉडी को नीड है, उन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का रोल क्या है हमारी बॉडी में, उन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के सोर्सेज क्या है हमारी बॉडी में, हमें किस किस्म की डाइट लेनी चाहिए। तो जब हम प्रॉपर नॉलेज हासिल करते हैं बायोलॉजी का, तो हम अपने न्यूट्रिशन को, हम अपनी जो फूड रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी का जो एक बैलेंस नीड है बायोमॉलिक्यूल्स की, उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स हम बायोलॉजिकल नॉलेज से न्यूट्रिशन इंप्रूव करते हैं, एज वेल एज बायोलॉजिकल नॉलेज को हम इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस तरह आपने देखा होगा बहुत सारी वैरायटीज़ जो है वो न्यू बनाई जा रही हैं प्लांट्स की, शॉर्ट ड्यूरेशनल होती हैं, हाई यील्डिंग होती हैं, दैट इज़ ड्यू टू द बायोलॉजिकल नॉलेज। एज वेल एज नंबर ऑफ हमारे पास क्रॉप्स जो ग्रो की जाती हैं, क्रॉप्स की जो नीड होती है, न्यूट्रिशनल नीड होती है, वाटर नीड होती है, ये सारा हमें कौन नॉलेज देती है, दैट इज़ बायोलॉजी। इसी तरह जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ द लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक में हम जब फार्मिंग करते हैं, काओ, शीप, बिफेलो, गॉट्स एंड याद रखिएगा और डिफरेंट एनिमल्स की, और हमें जो है वो बायोलॉजिकल नॉलेज से जब हमें उन्हें नीड्स का पता चलता है कि हम किस किस्म की न्यूट्रिशन देंगे कि हमें हाई जो है वो यील्डिंग मिल्क मिले, या हमारे पास जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ की जा सके, या मीट जो है उसे हम किस तरह उसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, हैवियर बर्ड्स वैराइटीज़ कैसे बन सकती हैं, दैट इज़ ड्यू टू दी नॉलेज ऑफ बायोलॉजी। सेम एज इन द फील्ड ऑफ, याद रखिएगा अगर बात करें हम लोग इन द फील्ड ऑफ हेल्थ साइंसेस, हेल्थ साइंसेस की, तो हमारे पास जो डिस्कशन की गई है हमारी इस बुक में फर्स्ट ईयर क्लास में, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द हेल्थ साइंसेस। जब हम हेल्थ साइंसेस की बात करते हैं, हम अपनी हेल्थ की बात करते हैं, तो हम एक सिस्टम हमारी बॉडी में नेचर ने दिया हुआ है जिसे हम नाम देते हैं इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पर एक प्रोसेस इस्तेमाल होता है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और हमारे इस एनवायरनमेंट में जितने भी इन्वेडर्स मौजूद होते हैं, जो हमलावर हैं इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, इन द फॉर्म ऑफ द माइक्रोब्स, इन द फॉर्म ऑफ वायरस। आजकल आपको पता होना चाहिए कि एक पेंडेमिक इशू चल रहा है, दैट इज़ दी कोविड-19। तो याद रखिएगा हमारा जो इम्यून सिस्टम है, और इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी हेल्थ में, और जब हम अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं तो याद रखिएगा उस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो टर्म इस्तेमाल हुई दैट इज़ इम्यूनाइजेशन। ओके, अब इम्यूनाइजेशन की जब हम बात करेंगे तो इम्यूनाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, टू इम्प्रूव इम्यून सिस्टम। और याद रखिएगा हमारा जो इम्यून सिस्टम है इसको डिफेंसिव सिस्टम कहते हैं, डिफेंडर सिस्टम भी कहा जाता है। और ये इम्यून सिस्टम हमारा बेस करता है, याद रखिएगा, सेल्स के ऊपर एज वेल एज प्रोटीन्स पर। याद रखिएगा प्रोटीन्स में हम नाम देते हैं एंटीबॉडीज़, क्या नाम देते हैं, एंटीबॉडीज़।
और सेल्स में हमारे पास WBCs की डिफरेंट फैमिलीज आती हैं जो कि एज अ डिफेंडर ये प्रोटीन्स एंड WBCs यानी डिफरेंट सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम बनाते हैं बॉडी का। और जब हम अपने इम्यून सिस्टम को अप्रूव कर रहे होते हैं, हाउ डज, बाय यूजिंग द वैक्सीन्स एंड एंटीबॉडीज़। जब हम एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल करते हुए या हम वैक्सीन्स का इस्तेमाल करते हुए अपने इम्यून सिस्टम को, अपना जो डिफेंसिव सिस्टम है जो सेल्स एंड प्रोटीन्स पर बेस कर रहा है, जब इसको इम्प्रूव करते हैं ताकि आने वाले पैथोजीन या पैरासाइट के अगेंस्ट हमारी बॉडी फाइट कर सके, प्रॉपर फाइट कर सके, उसे हमारी बॉडी को डिफेंड कर सके ताकि वो आने वाला इन्वेडर जो है हमारी बॉडी के ऊपर किसी किस्म का कोई भी इन्फेक्शन काज ना कर सके। तो इस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस को, जिसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है, वैक्सीन और एंटीबॉडीज़ इस्तेमाल हो रही हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इम्यूनाइजेशन। क्या नाम देते हैं? और इसी में हमने एक टर्म का इस्तेमाल किया है, दैट इज़ वैक्सीन्स। जब हम इम्यूनाइजेशन प्रोसेस से वाकिफ़ हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, वैक्सीन्स एज वेल एज एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल करते हैं फॉर व्हाट पर्पस, टू इम्प्रूव द इम्यून सिस्टम, टू इम्प्रूव द डिफेंसिव सिस्टम ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। तो हमारे पास वैक्सीन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो प्रोसेस सेड टू बी वैक्सीनेशन। क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन। याद रखिएगा, वैक्सीनेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, यूज ऑफ वैक्सीन्स। क्या यूज करते हैं? वैक्सीन्स। और वैक्सीन याद रखिएगा, और क्यों यूज करते हैं? फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजीन। अब हमारे पास जब वैक्सीन्स की हम बात कर रहे हैं तो याद रखना, वैक्सीन स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स, वो केमिकल्स हैविंग इनॉक्यूलेटेड पैथोजीन एंड एक्टिव एंड इनएक्टिव एंजाइम्स। इनएक्टिव और एक्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब वो केमिकल जिसके अंदर इनएक्टिव और एक्टिव एंजाइम मौजूद है, इंक्लूडिंग इनॉक्यूलेट पैथोजीन। अब इनॉक्यूलेट कहते हैं कि इनएक्टिव, जो कि ना जिंदा ना मुर्दा। अब हम कह रहे हैं इसको इनॉक्यूलेट पैथोजीन अलॉन्ग विथ एक्टिव एंड इनएक्टिव एंजाइम्स। इनएक्टिव एंजाइम्स हम इस्तेमाल करते हैं और इसे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और हमारी बॉडी इसी जो इनएक्टिव पैथोजीन है फौरन बॉडी ट्रिगर अप होगी और बनाएगी एंटीबॉडीज़। क्या बनाएगी? इसी वैक्सीन के रिस्पॉन्स में बॉडी क्या करती है, बॉडी प्रीपेयर एंटीबॉडीज। अब वो एंटीबॉडीज जो हैं हमारे ब्लड के अंदर मौजूद रहती हैं। जैसे ही कोई एक्टिव पैथोजीन, और वही पैथोजीन जिसकी हमने वैक्सीन इस्तेमाल की है, अगर वो एक्टिव पैथोजीन हमारी बॉडी में आएगा तो याद रखिएगा हमारी बॉडी फौरन उसे डिस्ट्रॉय करती है ताकि बॉडी को नुकसान ना पहुंचे, कोई इन्फेक्शन ना हो सके। तो याद रखिएगा इन्फेक्शन, अब ये हम कब इस्तेमाल करते हैं? वैक्सीनेशन प्रोसेस, वैक्सीन का इस्तेमाल कब करते हैं? बिफोर डिजीज़। याद रखिएगा, इसमें हम अपनी बॉडी को क्या कर रहे होते हैं? अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजीन क्या कर रहे होते हैं? बाय यूजिंग वैक्सीन अवेयर कर रहे होते हैं, एक्टिव कर रहे होते हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजीन, इसलिए ये बीमारी से पहले इस्तेमाल होगी वैक्सीन। और वैक्सीन हमने देखा क्या है, केमिकल्स हैं एक्टिव और इनएक्टिव पैथोजीन के साथ, और एक्टिव और इनएक्टिव एंजाइम के साथ, अलॉन्ग विथ द इनॉक्यूलेट पैथोजीन, इनएक्टिव पैथोजीन के साथ। वो पैथोजीन कोई भी वायरस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अगर हम, हमारे पास जो वैक्सीन्स हैं बहुत सारी इस्तेमाल हो रही होती हैं, बहुत सारी टाइप्स की, जिसमें हमारे पास पोलियो वैक्सीन है, एज वेल एज हमारे पास हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन्स का इस्तेमाल करते हैं, एज वेल एज हमारे पास जो है वो रेबीज़ की वैक्सीन आती हैं। इस तरह और बहुत सारी वैक्सीन हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं
बॉडी में बिफोर डिजीज़, बिफोर इन्फेक्शन, ताकि बॉडी पहले से अवेयर हो जाए, पहले से अपना इम्यून सिस्टम डेवलप कर ले, एंटीबॉडी फाइटर मॉलिक्यूल तैयार कर ले। इसलिए हम बिफोर डिजीज़ इस्तेमाल करेंगे वैक्सीन को। और वैक्सीन डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ पैथोजीन। जिस तरह हम अगर पोलियो वैक्सीन लेंगे तो इसके अंदर पोलियो वायरस इनॉकुलेट फॉर्म में मौजूद होता है, ताकि पोलियो वायरस इनॉकुलेट जब बॉडी में जाएगा तो बॉडी ऑटोमेटिकली क्या बनाएगी, हमारी बॉडी बनाएगी एंटीबॉडीज़। और जब कभी एक्टिव पैथोजीन पोलियो का आएगा, वायरस आएगा, हमारी बॉडी फ़ौरन जो एंटीबॉडीज़ हैं उसे ख़त्म कर देंगी। तो इस प्रोसेस को जिसमें हम वैक्सीन इस्तेमाल किया उसे हम नाम देते हैं वैक्सीनेशन। इसी तरह जब हम बात करते हैं, याद रखिएगा अदर वैक्सीन जो फर्स्टली जो वैक्सीन याद रखिएगा, जो फर्स्ट वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई थी वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एडवर्ड जिनर। अब एडवर्ड जिनर नामी एक साइंटिस्ट जिसने 1795 के अंदर 1795 में क्या किया था, काउपॉक्स वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन तैयार की थी। काउपॉक्स वैक्सीन बनाई थी, साइंटिस्ट नेम वाज एडवर्ड जिनर। इसी तरह जब हम बात करते हैं, ये तो था बिफोर डिजीज़ कि इम्यूनाइजेशन करनी है बाय यूजिंग वैक्सीन, वैक्सीनेशन प्रोसेस के ज़रिए, एंटीबॉडीज़ के ज़रिए हमने करनी है, बॉडी का इम्यूनाइजेशन को इम्प्रूव करना है, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करना है। लेकिन अगर हमारी बॉडी के ऊपर पैथोजीन अटैक कर लेता है, अगर हमारी बॉडी के ऊपर पैथोजीन हमलावर हो जाता है और हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर शॉर्ट सी बात है, हम वैक्सीन तो नहीं करेंगे, क्योंकि वैक्सीन करेंगे तो इम्यून सिस्टम ऑलरेडी डिप्रेस्ड है और हमारी बॉडी के अंदर जो है जैसे इनएक्टिव पैथोजीन जाएगा वो जाके एक्टिवेट हो जाएगा और बजाय के जो डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी एक्टिव वायरस दे रहा था उससे और रैपिड हो जाएगा। इसलिए हम वैक्सीन कभी भी बिफोर आफ्टर डिजीज़ इस्तेमाल वैक्सीन नहीं करते। और हम जब वैक्सीन हो जाती है तो फिर हम एक केमिकल इस्तेमाल करते हैं, एक ड्रग इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा, जिसे हम नाम देते हैं एंटीबायोटिक्स। क्या नाम देंगे, एंटीबायोटिक्स, जिससे क्लियर है कि एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोटिक मीन्स लाइफ। ये हमारे पास स्पेशलाइज केमिकल्स कह लें आप इनको, या ड्रग्स का नाम दे लें। ऐसे ड्रग्स और ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लिए जाते हैं, एंड यूज इन लो कंसंट्रेशन। किस में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लो कंसंट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं टू रेजिस्ट द इन्फेक्शन, और वी कैन से दैट रेजिस्ट द ग्रोथ ऑफ पैथोजीन, या सिंपली आप इन्फेक्शन कह लें, सेम थिंग। तो वो केमिकल्स जो कहाँ से लिए जाते हैं, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लिए जाएं या किसी अदर लिविंग बींग से लिए जाएं, और किसी भी लिविंग सेम टाइप के लिविंग बींग्स या डिफरेंट टाइप के लिविंग बींग्स की ग्रोथ या इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस्तेमाल हों, दैट टाइप ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स। और जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज जो है वाज पेनिसिलिन। याद रखिएगा पेनिसिलिन थी, जो कहाँ से ली गई, ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस। कहाँ से ली गई थी, फंगस से ली गई थी, और जिस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। अब पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस है, इसका ताल्लुक ड्यूटेरोमाइकोटा क्लास के साथ है। वहाँ से लिया गया केमिकल जिसको पेनिसिलिन का नाम दिया गया, और साइंटिस्ट नेम वाज, याद रखिएगा, फ्लेमिंग साइंटिस्ट था। और इस फ्लेमिंग ने 1940 में जो है वो क्या किया था कि एक केमिकल एक्सट्रैक्ट किया था जिसे एंटीबायोटिक का नाम दिया गया, दैट वाज पेनिसिलिन। और याद रखिएगा हम पेनिसिलिन को जो इस्तेमाल करते हैं, दी
एज वेल एज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक हमेशा याद रखना, एंटीबायोटिक्स यूज आफ्टर डिजीज, याद रखिएगा बीमारी होने के बाद इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये रेजिस्ट करता है किसी भी इन्फेक्शन को, या आर वी कैन से दैट ग्रोथ ऑफ पैथोजीन को रोकता है, या कह लें कि डिस्ट्रक्शन को रोकता है। इसलिए डिजीज होगी तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होता कि हम बीमारी होने से पहले ही जो है वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि बीमारी होने से पहले हम वैक्सीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि बॉडी का इम्यून सिस्टम पहले से एंटीबॉडीज बना ले और पहले से ही अवेयर हो अगेंस्ट दी एनी सॉर्ट ऑफ दी पैथोजीन और वी कैन से दैट इन्फेक्शन काजिंग एजेंट। तो ये तो हमारे पास थे एंटीबायोटिक्स। फर्स्ट पेनिसिलिन, वो केमिकल जो माइक्रोऑर्गेनिज्म से लिए जाएं और किसी इन्फेक्शन या ग्रोथ ऑफ पैथोजीन को रोकने के लिए इस्तेमाल हो, उन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं और इन्हें आफ्टर डिजीज इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह याद रखिएगा हमारे पास इन द फील्ड ऑफ हेल्थ साइंसेज हम बात कर रहे होते हैं दी कीमोथेरेपी। किसकी बात करते हैं? कीमोथेरेपी की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कीमोथेरेपी। अब इसमें हम कीमोथेरेपी कर रहे होते हैं, मोस्टली इसमें क्या करते हैं, यूज ऑफ एंटी कैंसरियस और एंटी ट्यूमरिक, ट्यूमर एज वेल एज एंटी ट्यूमर या एंटी कैंसरियस केमिकल्स या ड्रग्स ले रहे होते हैं हम लोग। दूसरे लफ्ज़ों में इसे कहते हैं जो है वो एंटी कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। अब एंटी कार्सिनोजेनिक या एंटी कैंसरियस या एंटी ट्यूमरिक केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर व्हाट पर्पस? टू ट्रीट कैंसर एज वेल एज ट्यूमर एंड एड्स, जिसे आप नाम देते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो हम जब ये केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं एंटी कैंसरियस, एंटी ट्यूमरिक, एंटी कार्सिनोजेनिक या ऐसे एंटीजीन केमिकल्स जो कि कैंसर काजिंग जीन को डिस्ट्रॉय करें या ट्यूमर काजिंग जीन को डिस्ट्रॉय करें, जो माइटोसिस डिवीजन को रोकें, न्यूक्लियर मटेरियल को, कैंसर के जो न्यूक्लियर मटेरियल है कैंसर सेल्स का, उसे डिस्ट्रॉय करें ताकि वो मल्टीप्लिकेशन में ना जाए, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कीमोथेरेपी। ओके, इसमें हम कैंसर, ट्यूमर और एड्स को खासतौर पर ट्रीट कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास रेडियोथेरेपी। अब ये जो सारे प्रोसेस हम इन द फील्ड ऑफ हेल्थ साइंसेज, सारे टेक्निक्स, सारे मेथड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ बायोलॉजी इन द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। बेटा रेडियोथेरेपी में हम क्या करते हैं? यूज ऑफ रेडिएशन। अब इसमें हम रेडिएशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और वो रेडिएशन कौन सी? मोस्टली रेडियो एक्टिव रेडिएशन, अल्फा, बीटा एंड गामा एंड एक्स रेज। याद रखिएगा एक्स रेज को आपने केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा इन केस ऑफ फर्स्ट ईयर एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें आपने पढ़ा होगा रोंटिजन रेजिस। तो एक्स रेजिस को रोंटिजन रेजिस भी कहते हैं, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ के आए हैं। आपने रेडियो एक्टिविटी पढ़ा होगा, वहाँ आपसे डिस्कस किया गया होगा अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन। तो गामा रेडिएशन हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन होती हैं। इसे मोस्टली हम फॉर रेडियोथेरेपी करते हैं फॉर व्हाट पर्पज? टू ट्रीट दी कैंसर को ट्रीट करने के लिए। अब इसमें क्या कर रहे हैं? यूज ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन कौन सी? रेडियो एक्टिव रेडिएशन, खासतौर पर गामा रेजिस, जिनके पास हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, जो एक कंक्रीट वाल में से पास हो जाती हैं, जो एक हंड्रेड्स ऑफ मीटर तक एयर में ट्रैवल करती हैं, जो हमारे पास प्लास्टिक में से पास हो जाती हैं, जो ह्यूमन फ्लैश में से भी पास हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं? जो कैंसरियस पार्ट होता है, सबसे पहले उसकी मार्किंग करते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं कि लेवल क्या है कैंसर का। हम उसके बाद हम देख रहे होते हैं कि कितने टिश्यूज़ हैं जो कि डैमेज हुए हैं, उसका हम मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद फिर हम उसका सेट डिज़ाइन करते हैं और कि कितने सेट्स ऑफ रेडिएशन हमें लगानी पड़ेगी इन्हें फ्रेगमेंटाइज करने के लिए या इन सेल्स का जो जीनोम है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि फर्दर डिवाइड ना हो। तो वो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं गामा कैमरा। क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं? गामा कैमरा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और स्पेसिफिक सेट विथ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ रेडिएशन दे रहे होते हैं। और वो रेडिएशन क्या करती हैं? रेडिएशन सबसे पहले तो जाके इसके जीनोम को, जो इनके सेल्स का जीनोम है, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। ठीक है, अब जीनोम डिस्ट्रॉय करने के बाद ये सेल जो होते हैं ये फ्रैगमेंट्स में चेंज हो जाएंगे। जब ये फ्रैगमेंट्स में चेंज हो जाएंगे, ये छोटे छोटे पीसीज में टूट जाते हैं, फ्रैगमेंटाइज हो जाते हैं कैंसर सेल्स बाय द यूज़ ऑफ रेडिएशन। जो स्पेसिफिक सेट्स हमने एक रिकॉर्ड किए होते हैं, उस सेट्स को हम क्या करते हैं? लगाते हैं। लगाने के बाद हम देखते हैं कि वो सेल्स फ्रैगमेंटाइज हो चुके हैं, उनका जीनोमिक मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया है। तो फिर क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल्स उसके ऑल अराउंड होते हैं वो उन फ्रैगमेंट्स को खाना शुरू कर देते हैं। ये हमारे पास थे फ्रैगमेंट्स जो कि किससे बने? कैंसर सेल फ्रैगमेंट्स। ये हमारे पास थे कैंसर टिश्यूज़। क्या था? कैंसर टिश्यू, जिसको हमने क्या किया? रेडिएशन से ट्रीट किया, फ्रैगमेंट्स बना दिए। अब यहाँ पर जो प्रोसेस होगा दैट विल बी फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस ऐसा प्रोसेस जिसमें नॉर्मल सेल क्या करेंगे? इन सेल फ्रैगमेंट्स को खाना शुरू कर देते हैं और आपका जो कैंसर पार्ट है स्लोली एंड ग्रेजुअली उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। तो बेटा ये हमारे पास जो थे इन द फील्ड ऑफ हेल्थ साइंसेज, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड एंटीबायोटिक्स, द कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। ये जो सारे हम प्रोसेस लेते हैं अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अपनी जो है वो बॉडी को अगेंस्ट किसी भी इन्वेडर के जो है वो एक फाइटर एक्टिविटी देने के लिए, ये सारे का सारा जो प्रोसीजर, जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं, these all are due to the knowledge of biology, that is these all are the use of biology and that is in the welfare of mankind। तो याद रखिएगा, इसमें हमारे पास इंट्री टेस्ट में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से निकलते हैं कि फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी वो कहाँ से ली गई, ऑर्गेनिज्म कौन सा था। तो वो हमने देखा कि वो फंगस था, उसका नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जिस तरह अगर मैं आपसे एक MCQs आपको दूं जिसमें आप देखें कि इफ वी यूज सर्टेन chemicals before disease or before infection, for what purpose? To improve immune response, a response of the body such process is termed as, क्या नाम देंगे? ऑप्शन ए हमारे पास है वैक्सीनेशन, ऑप्शन बी हमारे पास है दी कीमोथेरेपी, ऑप्शन सी हमारे पास है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी हमारे पास है दी ट्रीटमेंट, ठीक है, बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन हैं। अब हमने क्या देखा है कि अगर हम कुछ केमिकल बिफोर डिजीज़, अब देखें वर्ड इस्तेमाल हुआ बिफोर डिजीज़, और क्या करने के लिए? इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, और बिफोर डिजीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे?
इस प्रोसेस को हम नाम देंगे ऑप्शन ए में वैक्सीनेशन, बी में कीमोथेरेपी, सी में बोथ ए बी, और डी में हमारे पास याद रखिएगा ट्रीटमेंट बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स। ये तो हो नहीं सकता। कीमोथेरेपी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कीमोथेरेपी भी हम आफ्टर डिजीज यानी कैंसर होने के बाद कीमोथेरेपी करते हैं। इसलिए ऑप्शन जो हमारा होगा दैट वुड बी ए, एंड दैट इज वैक्सीनेशन। क्या होगा? उससे हम वैक्सीनेशन का नाम देंगे। ओके। इसी तरह आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि क्वेश्चन नंबर यहां पर हम 2 देते हैं इसको। यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर दिया था 1। तो बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग the following chemical used after the infection as treatment, तो ऑप्शन ए हमारे पास है कौन सा? दी एंटीबायोटिक्स, बी है वैक्सीनेशन या वैक्सीन्स, सी है हमारे पास दी रेडियोथेरेपी, और डी ऑप्शन है दी ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल, लेकिन आफ्टर इन्फेक्शन एज अ ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एज अ ट्रीटमेंट। तो एज अ ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं? ऊपर देखें, हमने देखा था एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट के लिए। वैक्सीन वैसे ही बिफोर डिजीज होती है। रेडियोथेरेपी का ये प्रोसेस ही नहीं है, इसलिए ऑल ऑफ दिस का आंसर हो नहीं सकता। आपका ऑप्शन है ए। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फर्दर एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी इन द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड एज अ हाइड्रोपोनिक and clonic, then as a protection and conservation of environment. Thanks.